हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8 का यानी कि क्लास 8 का विज्ञान का आपका अध्याय 3 है, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे जैसे या नाम से ही आपको प्रदर्शित हो जाना चाहिए, आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये बनाया हुआ रेशा है जिसको हम मानव ने बनाया हुआ है। और प्लास्टिक जो आप सभी के चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो आपके घर में प्लास्टिक की कुर्सियाँ हो गई, नहाने वाली बाल्टी हो गई, मग हो गया, किसी न किसी प्रकार से सभी के घरों में कोई न कोई पदार्थ आपके चारों तरफ प्लास्टिक जरूर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे संश्लेषित रेशों के बारे में और प्लास्टिक के बारे में कि क्या होता है। एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा और मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को पता है, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, एक भी लाइन नहीं छोड़ता हूँ, जिससे अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आज की वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को लाभ मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। सारी वीडियोज़ यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी वीडियोज़ बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े यानी कि फैब्रिक से निर्मित होते हैं, वो धागों से बनते हैं ना, वो जो कपड़े पहनते हैं आप। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों यानी कि फाइबर से बनाए जाते हैं। जैसे कुछ रेशे होते हैं आपके कपास के होते हैं, उसके द्वारा धागे बनाए जाते हैं, फिर उससे हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। और कुछ ऐसे धागे होते हैं जिनको मानव निर्मित होते हैं धागे, उनसे बनाए जाते हैं, जैसे आपका नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। तो यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। यानी कि एक आपको सारणी बनानी है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। उसमें एक साइड आपको प्राकृतिक रेशों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको मानो जो कृत्रिम रेशे होते हैं उसके नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे वस्तुएं हैं, वस्तुओं के नाम हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के क्रम संख्या है, वस्तुओं के नाम है और रेशों का प्रकार है। तो जिस वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उसमें करा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि आप सूती वस्त्र लिख सकते हैं, यहाँ पे सूती शर्ट लिख सकते हैं, तो ये आपका कपास से बनता है। ऐसा कोई है कपड़ा जो नायलॉन से बनता है, कुछ शर्ट आते हैं और स्पोर्ट टी शर्ट आते हैं, तो वो नायलॉन से बनते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको मैं करा दूंगा जिस वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस चैप्टर का। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया, यानी कि कुछ वस्तुओं को आपने कृत्रिम वाले श्रेणी में क्यों रखा। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन जो आपको भेड़ों से मिलते हैं, ठीक है, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। समझ गए संश्लेषित क्यों कहते हैं इनको। अब संश्लेषित रेशे क्या हैं, इनके इसके बारे में पढ़ते हैं। धागों से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट जो उसको कहते हैं, बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। चित्र अभी दिखा देता हूँ, नीचे ये जो गोला सा दिख रहा है 3.1a और 3.1b के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पे मोतियों की माला बनाई गई, दूसरी तरफ कागज़ के जो क्लिप आता है जिससे दबाते हैं कागज़ को, उससे बना के यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक, देखिए ये वाला जो है वो मोतियों से जिनको मनका कहते हैं और दूसरा कागज़ की क्लिप से को जोड़ के माला की तरफ एक लंबी श्रृंखला बना दी गई है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाता है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हम बड़ा पदार्थ बनाते हैं, जो बहुलक यानी अंग्रेजी में जिसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीस भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से बनकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अनेक भागों को जब जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं या बहुलक कहते हैं। बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। पॉलीमर समझ गए क्या होता है।
बहुलक प्रकृति में पाई जाने बहुलक आपके दिमाग में शब्द आया होगा कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे कपास एक बहुलक है। कपास को जोड़ जोड़ के हम क्या कहते हैं, उसको जोड़ के हम धागा बना लेते हैं कॉटन का। उसके बाद जो सेलुलोज कहलाता है, सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, निर्मित होते हैं। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार, कितने प्रकार के हैं मानव निर्मित जो रेशे होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं। तो पहले आता है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन के बारे में आपका क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा, जब मैं वहाँ पे आपको रेशों के बारे में पढ़ा रहा था। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशों से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट, जो टेक्सचर जैसे उसको बुनते हैं, ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। यानी कि रेशम जो है वो तो अभी तो कीड़ों से मिलता है, रेशम के कीड़े होते हैं जो, लेकिन उसको कृत्रिम बनाने का भी प्रयास किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ यानी कि लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यानी कि रेशम बनाने के लिए वहाँ पे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था और एकदम निकटतम वहाँ मतलब रेशम के धागे के तरह का एक वहाँ पे उन्होंने धागा बनाया जिसको रेयॉन कहते हैं, यानी या फिर उसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। उसका जो कच्चा माल है वो तो लुगदी ही है, यानी कि प्रकृति से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो उसको बना रहे हैं वो मानव बना रहे हैं, तो यह इसको इसलिए मानव निर्मित रेशा कहते हैं। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। ठीक है, रेशम से सस्ता होता है ये पदार्थ रेयॉन जो होता है, लेकिन एकदम रेशम की तरह इसकी बुनावट की जा सकती है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन तथा गलीचा बनाते हैं। गलीचा देखे होंगे आपके गांव में, पहले के ज़माने में उसकी बुनाई होती थी, थोड़ा मोटा सा आकार का होता, जैसे दरी कह सकते हैं, कालीन कह सकते हैं, उसी से मिलता जुलता वो भी पदार्थ होता है। अब दूसरा पदार्थ है नायलॉन। नायलॉन की रस्सी आपने देखी होगी, पहले कुएं से पानी निकालने के लिए नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करते थे। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के, यानी कि अभी तक तो कच्चा माल लुगदी का यूज करते थे रेयॉन बनाने में, लेकिन अब जो नायलॉन बना इसका कोई भी कच्चा माल नहीं यूज किया गया इसको बनाने में। पूर्ण रूप से ये मानव निर्मित था। ठीक है, पौधे आज उनसे कोई प्राप्त नहीं किया गया था इसका कच्चा माल, किए बिना इसको बनाया गया था 1931 में। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से मिलाकर उसको किया गया था। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा माना गया था इसको। यानी कि इसके पहले जो रेयॉन था उसमें तो कुछ न कुछ चीज़ें जो थी वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करके उससे बनाया जाता था रेयॉन, लेकिन जो नायलॉन था ये पूरे तरीके से पहला ऐसा पदार्थ था, रेशा था जो मानव निर्मित था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था, यानी कि ये बहुत मजबूत होता था और हल्का होता था। यह चमकीला और धुलने में, यानी कि धुल देते थे तो आसानी से वो धुला जा सकता था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों पर चढ़ने के लिए नायलॉन की रस्सी यूज करते हैं, या फिर जो पैराशूट यूज करते हैं ना, पैराशूट में भी नायलॉन का प्रयोग करते हैं। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, जो मोजे कहते हैं, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने वाला ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, जो पट्टे बनाते हैं ना, सीट बेल्ट, फ्लिपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट की रस्सी में भी, देखिए यहाँ पे अभी दिखाता हूँ मैं आगे, अब यहाँ पे पहले देख लीजिए नायलॉन के जो प्रोडक्ट बने हैं, मोजे बने हैं, रस्सी बना है, टूथब्रश बना है, पर्दे बने हैं। ठीक है, ये जो आपका गलीचा था जिसको मैं कह रहा था, रेयॉन का पदार्थ था ये सब। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? बिल्कुल, यही आगे देखिए बताया गया है। और चट्टानों पर चढ़ने तो रस्सी के निर्माण के लिए भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात की तार से अधिक प्रबल होता है। आप समझ लीजिए कि एक नायलॉन का तार जो होता है, रस्सी ही समझ लीजिए, वो आपके जो कोई धातु है उसका जो तार है उससे मजबूत होता है। आइए हम जानें। देखिए यहाँ पे पैराशूट की
रस्सियाँ बनाई गई हैं, पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाई गई है। क्रियाकलाप 3.1 में देखिए, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे वह स्वतंत्र रूप से लटक सके, जैसा चित्र 3.5 में प्रदर्शित किया गया। मुक्त सिरे पर क्या करना है, कुछ यहाँ पे बांध देना है। मुक्त सिरे पर, अब यहाँ पे देखिए, मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिससे बाट रखे जा सकें, उस पर बाट मतलब वजन रख सकें। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ते हुए आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए, यानी कि धागा कितने भार पे टूटा है उसको लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है कितना वो सह सकता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को साड़ी 3.2 की भांति साड़ीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि उनको बढ़ते हुए क्रम में कितने, जैसे 1 किलो पे कोई टूटा, 2 किलो पे कोई टूटा, 3 केजी पे कोई टूटा, इस तरीके से उसको बढ़ते क्रम में यहाँ पे पहले कपास का धागा बांधिए, उसमें वेट रखिए, फिर ऊन का करिए, फिर रेशम का करिए, फिर नायलॉन का करिए। देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नायलॉन में आपको देखने को मिलेगी। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। जैसे आप बाट और ये सब नहीं बना सके तो उसमें ऐसे कर सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या उसका गुटकियों का उपयोग कर सकते हैं, आपके पास अगर वजन के लिए 1 किलो 2 किलो नहीं है तो। सावधानी यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई के हों, लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिस्टर जो कॉटन वाला है वो मोटा हो आपका और जो नायलॉन वाला है वो एकदम पतला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबके साथ बराबर आप परीक्षण करिए। सी है आपका जो पदार्थ, तीसरा पदार्थ है कृत्रिम रेशों का, वो है पॉलिएस्टर और एक्रिलिन। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं आती, यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। पॉलिएस्टर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टी शर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है, यानी पतले पतले रेशे होंगे तो उसको कोई भी बुन के उसको कोई भी पदार्थ बना सकते हैं उससे। अब आगे देखिए, मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट PET यानी कि बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या, इसके बारे में देखिए। पेट के बारे में आप देखते हैं। पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट, यह एक बहुत यहाँ पे सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, ठीक है, फिल्म, तार और अन्य वस्तुओं में उपयोगी यहाँ पे उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। किसका, पेट का, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म पेट। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आप अपने आसपास देखेंगे तो कोई ना कोई पॉलिएस्टर का पदार्थ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा तो इससे आपको समझ में आ जाएगा हाँ आपके आसपास क्या है। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, 2 शब्दों से मिलकर बना है। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर के रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे कि नाम सुझाते हैं, टेरिकॉट के कपड़े आपने अक्सर आपके घर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ये कपड़े 2 प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। ठीक है, किसका, पॉलीकॉट जो है पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। ठीक है, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, आपने भी पहना होगा। अभी सर्दी ही चल रही तो कोई ना कोई स्वेटर, किसी न किसी पदार्थ का स्वेटर ज़रूर पहने होंगे आप तो। और आपके घर में आपकी माँ होंगी, वो शॉल ओढ़ती होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक ऊन से बनाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि प्राकृतिक ऊन जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो उसकी जगह पे उसी की तरह दिखता हुआ एक पदार्थ है जिसको कहते हैं एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक इससे बनाई जाती हैं और ये उस ऊन की अपेक्षा सस्ती होती हैं।
ठीक है, और काफ़ी दिनों तक चलती हैं। इसको धोना भी आसान होता है, टिकाऊ होता है, इसलिए आजकल एक्रिलिक से बने हुए शॉल, स्वेटर और जो कंबल होते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 में कक्षा 7 में आपने किया होगा। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जैसे हम जलाते थे तो वो रेशे जलते थे, उस तरीके से यहाँ पे हमारे जो संश्लेषित रेशे उस तरीके से नहीं जलेंगे। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ प्लास्टिक से रिलेटेड पदार्थ मिलाया जाता है। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का ही एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकती है। यानी कि जो कॉटन से बने रहते हैं वो आपको जलने से बचाते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक रेशे नहीं हैं, संश्लेषित रेशे हैं, ये पिघल जाते हैं। तो जब पिघलेंगे तो जलने की वजह से आप जलेंगे तो है ही, और पिघलने की वजह से ये आपके शरीर में चिपक जाएंगे, इसलिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है, अतः इसे हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ओह, अब यहाँ पे देखिए बच्ची कह रही है, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर के से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। जल्दी जल जाता है, आसानी से पिघल जाएगा तो चिपक जाएगा, मम्मी को नुकसान हो जाएगा। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी कि देख लीजिए पेट्रोलियम का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अब आता है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, इनके गुण क्या हैं। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किसी प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। आप जैसे बाहर निकल रहे हैं, आप बारिश हो रही है तो आप छाता का यूज करेंगे ना, क्यों करेंगे। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, यानी कि उनके जो गुण हैं वो बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें हैं वो, जो इन्हें परिधान सामग्री है तो लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। देखिए क्रियाकलाप 2 है। एक आकार के 2 कपड़ों के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो, यानी कि आधा मीटर उसका लंबाई चौड़ाई हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन है तो अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, यानी कि अपने मम्मी पापा की हेल्प से इन टुकड़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए, यानी दोनों को अलग अलग मगों में भिगो दीजिए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। एक बराबर मात्रा में दोनों में जल भरा होना चाहिए। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए, यानी कि जो संश्लेषित रेशों से बना हुआ आपका कपड़ा था और जो प्राकृतिक रूप से जो आपने कपड़ा लिया था, उन दोनों को भिगोने के बाद जब आपने कपड़ा निकाला, उसको धूप में डाल दिया, अब उस मग में जिसमें आपने भिगोया था, उन दोनों मगों में देखेंगे तो जो प्राकृतिक रेशे से बना हुआ कपड़ा था वो ज़्यादा जल अवशोषित कर लेगा एज कम्पेयर टू जो संश्लेषित रेशों से बना हुआ कपड़ा होगा। ठीक है, कम जल लेता है संश्लेषित रेशा, आसानी से सूख जाता है, और ज़्यादा जल लेगा अगर प्राकृतिक रेशा तो वो देर से सूखेगा। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? मैंने बता दिया आपको। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में यहाँ पे चर स्थायित्व यानी कि टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखिए आता है आपका संश्लेषित रेशा खत्म होता है, अब आता है प्लास्टिक। आधा चैप्टर आपका खत्म हो गया। प्लास्टिक क्या होता है? आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, यानी कि कुछ देखते होंगे प्लास्टिक कड़ी होती है, कुछ मुलायम होती है, तो अलग अलग उनके जो होते हैं बहुलक वो अलग अलग होते हैं। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध यानी कि क्रॉस तरीके से जोड़ी जाती है। रेखीय देखिए ए वाला रेखीय है, ये वाला जो है आपका क्रॉसबद्ध है। समझ गए? तिर्यक और क्रॉसबद्ध। प्लास्टिक की वस्तुएं
यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं। जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दे सकते हैं तो उसमें हम मनचाही चीज़ें बना सकते हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, यानी रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई तो उसको आप फिर से फैक्ट्री में ले जाकर रिसाइकिल करके फिर से कुर्सी बना सकते हैं। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। देखिए, पहला उपयोग आप घर में करते हैं प्लास्टिक की कुर्सी पे। हो सकता है अभी आप प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हों। नहाने वाली बाल्टी हो गई, आपका ग्लास हो गया, खिलौने हो गए, ठीक है। पॉलीथीन एक है। आप देखिए, पॉलीथीन का यूज भी सब लोग करते हैं। बैन हो गई हैं, लेकिन तब पर भी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पॉलीथीन का यूज कर ही रहे हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आती हैं। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो विकृत हो जाती है। जब गर्म पानी आप देखेंगे ना प्लास्टिक की बोतल में डालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा अलग आकार हो जाएगा उसका। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। वो याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? जो सरलतापूर्वक पिघल जाता है या फिर मुड़ जाता है। पॉलीथीन और पीवीसी की जो पाइपें आती हैं, आपके घरों में लगी होंगी, प्लास्टिक की पाइप कह सकते हैं उसको, लेकिन पीवीसी की पाइप होती है। थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने में, कंघियों का प्रयोग बनाने में और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने में, निर्माण करने में किया जाता है। दूसरी तरह का प्लास्टिक कौन सा है? कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर गर्म, यहाँ पे नर्म नहीं किया जा सकता। जैसे ये थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट है, मेलामाइन है। दो ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको आप एक बार बना दिए तो वो मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। आप उसको गर्म करके हल्का सा, ये नहीं कि दूसरे सांचे में ढाल दें। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन है। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है, यानी कि इसमें विद्युत नहीं ट्रैवल कर सकता। यह बिजली के स्विच, आप बिजली के स्विच देखते होंगे, उसमें छूने से क्या बिजली आती है? नहीं आती। विभिन्न बर्तनों के हत्थे, जैसे उसमें एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, कुकर का हत्था जैसे हो गया, आदि बनाने के काम में आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, यानी कि आग से भी बचाता है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है इसको, जो आग का यहाँ पे प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक के विभिन्न उदाहरणों उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक जो था उसको आप उष्मा देकर नर्म कर सकते थे, मोड़ सकते थे, लेकिन जो थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होते हैं, दूसरे प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, इनको आप उष्मा देकर यानी कि गर्म करके उनको मुलायम नहीं कर सकते। इसके उदाहरण हैं मुख्य रूप से बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट का यूज कहाँ करते हैं? उष्मा, और जो बेकेलाइट होता है वो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि वो उसमें गर्म, वो जल्दी गर्म नहीं होता और उसमें धारा प्रवाह नहीं होती है, आप बिजली प्रवाहित नहीं होती है। जिसके लिए इसका उपयोग जो करते हैं बेकेलाइट का, उसका उपयोग स्विच बनाने में, जो आपके बोर्ड के स्विच होते हैं बिजली वाले, विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपके, जैसे कुकर का हत्था हो गया, पकड़ते हैं तो वो गर्म तो नहीं होता ना, आपका पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, लेकिन उसका हत्था नहीं गर्म होता, जबकि वो प्लास्टिक ही है। चाहे तो जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, वो अगर लगाएं तो उसमें पिघल जाएगा वो, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यही गुण होता है, ठीक है। आग बनाने में किया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, यानी कि आग से बचाता है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइल बनाने में, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। देखिए, आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हत्था हो गया,
ये थर्मोप्लास्टिक हो गए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के सभी उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक का यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है आपका। किचन में आपने ये बॉक्स देखा होगा, प्लास्टिक से निर्मित किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए आता है आपका विकल्प पदार्थ और प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचते हैं तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। सभी के घरों में कोई ना कोई प्लास्टिक का बर्तन होगा जिसमें आपने कोई ना कोई चीज़ें रखी होंगी, चाहे वो अचार रखा हो, चाहे वो कोई सामग्री रखी हो, मेवा रखा हो, कोई ना कोई पदार्थ जरूर रखा होगा। इसका कारण उसका हल्का होना, कम कीमत में मिल जाना, अच्छा सामर्थ्य रखना यानी कि बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला, उपयोग में आसानी से लाया जा सकता है, इसलिए हम सभी चीज़ों में इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। अब वायुयान में अगर लोहे का प्रयोग कर देंगे तो भारी हो जाएगा, ऑलरेडी वो भारी है, उड़ते समय भारी चीज़ उड़ रही है, उसमें और भारी कर देंगे तो उसको उड़ने में दिक्कत होगी। इसलिए वहाँ पे जहाँ पे लोहे का धातुओं का प्रयोग करते थे वहाँ पे प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं ज़्यादा। उपयोग की एक सूची यहाँ पे इसकी उपयोग की जो सूची है वो असीमित है, बहुत ही चीज़ें बनाई जाती हैं। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो बहुत सी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं प्लास्टिकों से। आइए अब प्लास्टिक के अभिलक्षण गुणों की विवेचना करें, यानी कि उसके गुण के बारे में जानते हैं। पहला गुण क्या है? प्लास्टिक अनक्रियाशील है, यानी कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, लोहे का पदार्थ, वो क्रिया करता है दूसरे पदार्थ, जो भी पदार्थ उसमें रखेंगे, अचार रखेंगे तो वो देखेंगे उससे क्रिया करने लगता है। जैसे धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु जो प्लास्टिक है उसमें जल भी रख दें, वायु हो, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, उनका यहाँ पे संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। ठीक है, पहला तो हो गया ये अनिक्रियाशीलता। दूसरा है यहाँ पे लाभ इसका, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिर स्थायी है, यानी कि बहुत ही हल्का होता है, बहुत मजबूत होता है और बहुत दिनों तक चलने वाला होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी की से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज हम उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों के और साइजों में यहाँ पे ढाल सकते हैं उसको हम, अतः यह विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये प्लास्टिकों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। तीसरा यहाँ पे गुण है प्लास्टिक का कुचालक। कुचालक का मतलब इसमें चालकता नहीं होती है विद्युत का। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के से ढके होते हैं और खाना बनाने वाले पात्र के हत्थे भी इससे बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग है? इनके उपयोग में कुछ उदाहरण जैसे दवा की गोलियों को बनाने में, टिक्कियों को पैक करने में, घावों को सीने में जो धागे का यूज करते हैं, सीरीज प्लास्टिक का होता है, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सक यंत्र जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हो तो विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक को नहीं वहाँ पे प्रभावित करती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। टेफ्लॉन एवं एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लास्टिक का यहाँ पे अगला है, देखिए अग्निसह प्लास्टिक है। कुछ ऐसे प्लास्टिक आते हैं जो आग को बहुत ज़्यादा सहते हैं। यद्यपि संश्लेषित तरह से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों की जो परिधान होते हैं, जो वस्त्र होते हैं जो आग बुझाते हैं, उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। अभी मैंने मेलामाइन के बारे में बताया था जब बैकेलाइट बताया, तो मेलामाइन के एक परत होती है उनके कपड़ों के ऊपर जिससे उनको आग से बचाव मिलता है। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में हम देखते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए किस तरीके से हानिकारक है। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तु मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है। डेली आपने कुछ न कुछ ऐसे प्लास्टिक के कचरे को बाहर फेंकते होंगे जो आप डेली घर से बाहर से ले आते हैं। फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों समस्या है? प्लास्टिक जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है।
जो प्राकृतिक पदार्थ जो प्राकृति प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ज़्यादातर पदार्थ जो जैसे आप कोई प्राकृतिक रेशा ही रख दीजिए ज़मीन पे, कुछ दिनों बाद देखेंगे वो सड़ जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो अपघटित कर देते हैं, उसको सामान्य रूप में बदल देते हैं। जैव निम्नीकरण कहलाता है। ये जैव निम्नीकरण कहलाता है। समझ गए आप किसको जैव निम्नीकरण कहते हैं? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। जैसे प्लास्टिक को अगर आप छोड़ देंगे किसी मिट्टी की सतह पे, वो बहुत दिन तक, सालों तक देखेंगे वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। ठीक है। अब सारणी यहाँ पे 3.3 देखिए, इसमें 3 कॉलम बनाया गया है। पहले कॉलम में यहाँ पे अपशिष्ट के प्रकार हैं, किस प्रकार का अपशिष्ट है वो। अब ह्रासित होने में लगा समय, यानी उसको खत्म होने में कितना समय लगता है। पदार्थ की प्रकृति कैसी है, ठीक है, कि जो जैव निम्नीकरण कर सकते हैं उसका, या फिर जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण होगा उसका। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण के बारे में आपने समझ लिया होगा, अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, उसको देख के फिर से अगर नहीं समझ आया तो समझा दूंगा अभी मैं इस साड़ी को समझाते समझाते। अपशिष्ट के प्रकार में देखिए, पहला पदार्थ है यहाँ पे सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन। इसको अगर हम बाहर फेंकते हैं तो ये कितने दिनों में, 1 से 2 सप्ताह में वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जैव निम्नीकरण उसका हो सकता है। जैव निम्नीकरण मतलब जिसको जीवाणु के संपर्क में आने पर जीवाणु उसको अपघटित कर देते हैं, उसको सामान्यीकरण कर देते। जैसे कोई पदार्थ डाले उसको मिट्टी में, एक तरह से समझ लीजिए कि मिट्टी में बदल दिए। दूसरा पदार्थ है कागज़, इसको 10 से 30 दिन का समय लगता है, ये भी जैव निम्नीकरण इसका कर सकते हैं। सूती कपड़ा है, आपका प्राकृतिक रेशों से मिलकर बना है, 2 से 5 महीने में इसका जैव निम्नीकरण हो जाता है। लकड़ी है, 10 से 15 वर्ष लगते हैं। लकड़ी का कोई टुकड़ा है, पेड़ गिर गया तो देखेंगे उसको 10 से 15 साल लग जाता है जैव निम्नीकरण, मतलब काफ़ी समय लगता है। अब ऊनी वस्त्र आते हैं, लगभग 1 वर्ष में ये खराब हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण हो जाता है। अब आता है टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे। धातुओं के डिब्बे हैं, ये 100 से 500 साल इसको लगता है। क्यों? क्योंकि इसको जीवाणु लोग इसका अपघटन नहीं कर पाते हैं, तो ये किस श्रेणी में आता है, जैव अनिम्नीकरण की श्रेणी में। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष, इसको आप कह नहीं सकते कि कितने वर्षों में होगा। 100 साल में भी हो सकता है, 200 साल में भी हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, 20 साल में हो सकता है, लेकिन जल्दी नहीं होता, क्योंकि ये भी जैव अनिम्नीकरण वाले श्रेणी में आता है। श्रेणी समझ गई ये सारी, और जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण के बारे में। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लगता है। इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैले धूम यानी कि धुएँ निकलते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए कि आप ऐसे पदार्थों का यूज करें जो जैव निम्नीकरण जिसका हो सके, पर्यावरण के लिए लाभदायक है। ठीक है, आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करके ये सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रीय करना बेहतर होगा, यानी कि जो प्लास्टिक के पदार्थ हम फेंक देते हैं उनको आप ऐसे प्रक्रम में लाइए जिसका हम रिसाइकिल कर सकें, फिर से उसी को यूज करें। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। जैसे आप कोई कुर्सी टूट गई तो कुर्सी का आप रिसाइकिल करके बना सकते हैं फिर से कुर्सी। ठीक है, मग आपका फट गया उसको भी रिसाइकिल करवा के बना सकते हैं फिर से मग। पुनः चक्रीय सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन है तो सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। 5R क्या है? उपयोग कम करना यानी कि रिड्यूस करना, पुनः उपयोग करना यानी रीयूज करना, पुनः चक्रीय करिए रिसाइकिल करना, पुनः प्राप्त करना रिकवर करना, और उपयोग ना करना यानी कि रिफ्यूज करना। ये 5R की टेक्निक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज। ठीक है, तो ये आप इस करके पर्यावरण के सहयोग कर सकते हैं।
क्या आपने कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाती हैं, क्योंकि उसमें खाने, जैसे पॉलीथीन की थैली में आपने खाना लपेट के फेंक दिया, तो कोई जानवर उस खाने को खाने के चक्कर में पॉलीथीन भी उसके साथ खा जाता है। ठीक है, क्या आप इनके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करता है, यानी कि रोधकता उत्पन्न करता है। उस प्लास्टिक चला जाएगा उसके पेट में तो क्या होगा, उसका जो खाद्य पदार्थ यहाँ पे जो उसका श्वसन तंत्र, सांस लेने के जो चक्र है उसमें यहाँ पे बाधा उत्पन्न करता है, अथवा अमाशय में एक अस्तर यहाँ पे बनाते हैं, और अंततः क्या होता है, इन पशुओं को इस तरह से खाते खाते उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। लापरवाही, यहाँ पे देखेंगे, लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर यहाँ पे या फिर उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त हो सकें? हम सभी कहते हैं कि भारत ऐसे है, भारत में काफ़ी गंदगी है, भारत पिछड़ा है, चारों तरफ देखिए तो कहीं पे भी साफ़ सुथरा नहीं है वातावरण। तो कौन करेगा? क्या वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? वो तभी सुधर सकता है जब हर नागरिक, हर छोटा बच्चा, ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा है तो उसको अभी से उसको उस रास्ते पे ना ले जाया जाए कि आगे चल के वो अच्छा नागरिक ना बन सके। बचपन से उसको ऐसी आदत डालिए कि अगर वो टॉफ़ी भी खाता है या फिर चिप्स भी खाता है तो उसके पैकेट को वो कूड़ेदान में डाले, इधर उधर ना फेंके। तो हर तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, हर समय हर वक्त आप देश की सेवा कर सकते हैं। आपके घर में लाइट जल रही है, उस लाइट को बुझा दीजिए, फालतू जल रही है अगर, तो उससे देश की सेवा होगी। कई तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। अब देखिए, रेशा और विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला यानी झोला लेके जाइए, जिसे प्लास्टिक का मना कर दीजिए दुकानदार को, प्लास्टिक के थैले मुझे मत दीजिए, मेरे झोले में दीजिए सामान। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। प्रमुख शब्द इसमें एक्रिलिक सीखा, कृत्रिम रेशा सीखा, नायलॉन सीखा, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, संश्लेषित रेसे, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको नहीं पता है। ठीक है, आपने क्या सीखा यहाँ पे देख लीजिएगा। सिंपल सी चीज़ें, जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वही हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आता है आपका। क्वेश्चन आंसर में आप सभी को पता है कि अलग से वीडियो बनाता हूँ। इसी वीडियो में अगर क्वेश्चन आंसर करा दूंगा तो आपको समझने में, इस चैप्टर को पढ़ने में, आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं पढ़ के, तो वो समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस वीडियो को डालने के बाद 2-4 दिन के अंदर इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर पढ़ना है किसी भी विषय का, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर कोशिश करूँगा कि आपका जो चैप्टर पढ़ना है वो 1 से 2 दिन के अंदर रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में बिल्कुल फ्री में आपको पता चलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।